दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। और दोस्तों ये साइंस का प्रथम मॉडल पेपर है। इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देखने वाले हैं और सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 ऑब्जर्व प्रश्न को सेलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न यह है कि परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना हो तो कैसा परिवर्तन होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नियमित या फिर अनियमित, और ऑप्शन सी है विस्तृत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है परावर्तन ही नहीं होगा। तो दोस्तों जब परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप ना होना तो कैसा परिवर्तन होगा, तो विस्तृत। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और दोस्तों हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना पर्दे पर नहीं उतार सकते, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न यह है कि नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि किस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आंख व्यवहार करता है। तो दोस्तों हमारे आंख में जो है ना उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, यानी कि हमारा आंख कैसा होता है, कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न यह है कि कमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया कॉर्निया, या फिर लेंस, और ऑप्शन सी है पुतली, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आइरिस। तो दोस्तों कमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को जो कंट्रोल करता है ना आइरिस करता है। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सेल परिपथ को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सेल परिपथ को जो है ना ऊर्जा प्रदान करता है, प्रति एकांक आवेश के लिए उपलब्ध ऊर्जा के परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभव होता है। जिस प्रकार विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, उसी प्रकार विद्युत वाहक बल का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे डबल 7 नंबर प्रश्न टाइप हो गया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या करा है कि कार्बन की प्रतिरोधकता की कोटि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों कार्बन की प्रतिरोधकता की जो कोटि होती है ना 10 के पावर -4 होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को संयोजन से प्राप्त हो सकने वाले प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों जब दोनों प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी कि कितना ओम होगा। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके लिए आप लोग को जो है ना 2 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले समांतर क्रम में जोड़ने के लिए जो फॉर्मूला होता है
क्या होता है, आर बराबर जो होता है ना R1 प्लस R2 होता है। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 ओम और यहाँ पे दूसरा प्रतिरोध यानी कि R2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 ओम प्राप्त होगा, ठीक है, 5 ओम प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जब हम लोग, ये हो गया आपका समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिए, अब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, 1/R बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे 1/R1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, प्लस R2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 ओम। जब दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे ना, कितना प्राप्त होगा, 6 होगा, और यहाँ पे आपका 5 हो गया। जब इसको पलटाएंगे 1/R है ना, तो R का मान जब ज्ञात करेंगे तो इसको पलटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6/5 प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि 5 ओम तथा 6/5 ओम। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्यूमिनियम का कक्षा रखा हो तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को किस नियम की सहायता से बदला सकते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही एल्युमिनियम का छड़ रखा हो तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को जो है ना हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से बदल सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का सरल उपाय क्या, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों विद्युत मोटर की शक्ति को बढ़ाने का जो सबसे सरल उपाय होता है ना, क्या क्या होता है, नाल चुंबक को प्रबल बनाना होता है, या फिर आर्मेचर में प्लेटों की संख्या बढ़ाना होता है, और ऑप्शन सी है बड़ी धारा प्रभावित करना होता है। यानी कि ये तीनों उपाय हम लोग को अपनाना पड़ेगा, तभी जो है विद्युत मोटर की शक्ति बढ़ेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, तीनों उपाय एक साथ करना होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न धारा की दिशा किस नियम से बतलाई जा सकती है। तो दोस्तों फ्लोइबिंग के दक्षिण हस्त के नियम से बतलाई जा सकती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ताप शक्ति विद्युत संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने का काम कौन करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया वाष्प या फिर संपीड़ित गर्म हवा, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। तो दोस्तों ताप विद्युत शक्ति संयंत्र में आर्मेचर को घूर्णित करने में जो काम करता है ना, वाष्प भी करता है और संपीड़ित गर्म हवा भी करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रतिक्रिया H2 + Cl2 टेंड्स टू HCl, यह एक प्रक्रिया है। यानी कि यह एक कौन सा जो है ना प्रक्रिया आप लोग को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन से संयोग करके क्या बनाता है, एकल प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन प्रतिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी क्या करा है कि फेरस सल्फेट के घोल में, यहाँ पे आप लोग बतलाने कि फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को कौन धातु विस्थापित करेगा। तो दोस्तों फेरस सल्फेट के घोल से लोहा को जो है ना कौन विस्थापित करेगा, जिंक धातु विस्थापित कर देगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चौक भी कहते हैं, है ना, चूना पत्थर भी कहते हैं, और हम लोग संगमरमर यानी कि मार्बल भी कहते हैं, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या क्या कहते हैं, चौक कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, संगमरमर या फिर मार्बल कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी नामों से हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जानते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों ये 48 प्रश्न को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और ये जो 48 प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, काफी महत्वपूर्ण
प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एंटीबायोटिक या फिर एंटासिड, और ऑप्शन सी है एनाल्जेसिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड औषधि का उपयोग होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्षारक बतलाना है। तो यहाँ पे क्षारक जो होगा ना जेडनो हो जाएगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड एक प्रकार का क्षारक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लीयता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नींबू का रस या फिर सिरका, और ऑप्शन सी है बेकिंग सोडे का विलयन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है धोवन सोडा का विलयन। तो दोस्तों यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लीयता से पीड़ित हो जाता है ना, तो आपको जो है बेकिंग सोडा का विलयन से उपचार करना होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है ना क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है Na यानी कि सोडियम, या फिर सी यानी कि कैल्शियम, और ऑप्शन सी प्लेटिनम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जी यानी कि जर्मेनियम। तो दोस्तों हेमेटाइट का जो मुख्य अयस्क होता है ना लोहा होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर में ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हेमेटाइट किस धातु का अयस्क होता है। तो दोस्तों हेमेटाइट जो है ना लोहा यानी कि Fe का अयस्क होता है, ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि धातु को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है। तो दोस्तों धातु को जोड़ने में जो प्रयुक्त गैस होता है ना इथाइन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इथाइन। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कराया कि उपधातु है। तो दोस्तों उपधातु क्या होगा, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ Au या फिर Ag, और ऑप्शन सी है Pt, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है Fe। तो दोस्तों उपधातु क्या होते हैं, जी होते हैं, यानी कि जर्मनियम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया है। यहाँ पे जो है ना उपधातु क्या हो जाएगा, जी यानी कि जर्मनियम हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है, आप लोग ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि ओलेइक या फिर स्टेरिक या फिर पामीटिम अम्ल है। तो दोस्तों ओलेइक, स्टेरिक और पामीटिम अम्ल जो होता है ना ये वसीय अम्ल के उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में मीथेन किसका उदाहरण है। तो दोस्तों मीथेन जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। और दोस्तों ये 48% में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने आबंध होते हैं। तो दोस्तों इथेन का जो आणविक सूत्र होता है ना C2H6 होता है, और इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, टाइलिन परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये टाइलिन जो परिवर्तित करता है ना मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोशिका द्रव, और ऑप्शन सी है हरित लवक, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों ये अवायवीय श्वसन जो है ना कोशिका द्रव में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, ये है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना यह जो है ना किस प्रकार का अनुवर्तन होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एंजाइम या फिर रसायन, और ऑप्शन सी है प्लाज्मा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रसायन अनुवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर जो उत्पन्न होता है ना, ऑक्जिन्स उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसमें हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर से यहीं से रहेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है। तो दोस्तों फूल में पौधे के नर भाग का जो नाम होता है ना, पुंकेसर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया चीन के विद्यार्थी से, या फिर चिंपैंजी से, और ऑप्शन से मकड़ी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जीवाणु से। तो दोस्तों विकासीय दृष्टि से हमारी समानता जो है ना चीन के विद्यार्थी से अधिक है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न यह है कि उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ केचुआ, जो कि एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु है, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ कृमि, यह भी एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु के उदाहरण है, ठीक है। और इसी तरह ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है हाइड्रा, यह भी एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु के उदाहरण है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखने पा रहे मछली, यह जो है ना उभयलिंगी जंतु के उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या करा है कि पुण्य के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग कौन है। तो दोस्तों पुण्य के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग जो है ना स्त्री केसर है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। काफी सारे प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो दोस्तों आहार श्रृंखला कौन बनाएगा। ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ घास, बकरी तथा मनुष्य। कैसे बनाएगा। तो देखिए घास को कौन खाता है, बकरी खाता है, ठीक है। और ये बकरी को हम लोग मानव खाते हैं, यानी कि मनुष्य खाता है। यह जो है ना आहार श्रृंखला बनाते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ओजोन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है। तो दोस्तों यकृत से जो है ना पीत रस निकलता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या करा है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ का क्या होता है, विघटन होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, विघटन। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये अनुमस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है ना संतुलन के लिए होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है। तो दोस्तों समजात अंगों के जो उदाहरण होगा ना, क्या क्या होगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये समजात अंग के उदाहरण है। और ऑप्शन बी में दिया हुआ है हमारा दांत तथा हाथी के दांत, ये भी समजात अंग के उदाहरण है। और ऑप्शन सी आलू एवं घास के भूस्थाड़, ये भी जो है ना समजात अंग के उदाहरण है। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों समजात अंग उसको कहते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान हो। तो यहाँ पे ये सभी जो है ना उत्पत्ति तथा संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या होता है, अभिसारित होती है या फिर अपसारित होती है। और ऑप्शन सी समांतर हो जाती है, या ऑप्शन डी में आपका जो अपसारित होने लगती है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर जब लंबवत गिरती है किरणें क्या होती है, फोकस पर समांतर हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल
आभासी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ में बहती धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे ना, जो परिपथ में बहती धारा का जो मान होगा ना वो आपका क्या होगा, नगण्य यानी कि शून्य हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लगभग शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 100 वाट तथा 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाने से कौन ज्यादा प्रकाश देगा। तो दोस्तों जब आप 100 वाट या 40 वाट के बल्ब को घरेलू परिपथ में लगाइएगा ना तो ज्यादा जो प्रकाश देगा कौन देगा, 100 वाट वाला ज्यादा प्रकाश देगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी उपकरण का वोल्टेज होता है। तो दोस्तों किसी भी उपकरण का जो वोल्टेज होता है ना उपलब्ध वोल्टेज पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उष्मा ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तीनों ऊर्जा को। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के जो है ना स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से कैसी धारा मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जो ऐसी करंट होता है ना जनरेटर से कौन सी धारा मिलती है। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा ही मिलती है, यानी कि ऐसी करंट मिलता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार बोर्ड के ओरिजिनल मॉडल पेपर में हम लोग 48 ऑब्जर्व प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। और ये जो 48 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो सीधे यहीं से देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना। और दोस्तों ये 48 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था इसका जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना इसी वीडियो में, 30 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अनंत। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितना होता है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आप अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। जितना भी आपका दोस्त या इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है ना, चारों तरफ इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।